एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजे एकेडमी पर। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम इतिहास का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है महाजनपद। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के पतन के बाद या सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के दौर के बाद भारत में उदय होता है महाजनपदों का। मनुष्य ने जब लोहे की खोज की तो लोहे की खोज के बाद मनुष्य के जीवन में बहुत से आर्थिक सुधार आए, सामाजिक सुधार आए और साथ ही साथ राजनीतिक रूप से भी प्रगति हुई। लोहे की खोज के बाद जब मनुष्य ने लोहे की खोज की तो लोहे की खोज के बाद आर्थिक सुधार हुए, सामाजिक सुधार हुए और साथ ही साथ राजनीतिक रूप से भी प्रगति हुई या कहें राजनीतिक रूप से भी विकास हुए। पहले जो मनुष्य था वो कबीलों में रहा करता था। पहले कबीले होते थे, मनुष्य इन कबीलों में रहा करता था। लेकिन जब सामाजिक सुधार और राजनीतिक रूप से प्रगति हुई तो ये कबीले इकट्ठा होने लगे, इनका आकार बढ़ने लगा और कई सारे कबीलों से मिलकर के बना जन, और कई सारे जन से मिलकर के बना जनपद, और कई सारे जनपदों से मिलकर के बना महाजनपद। महाजनपद का उदय इस प्रकार से हुआ। मनुष्य कबीलों में रहा करता था, सामाजिक सुधार और राजनीतिक रूप से प्रगति हुई तो ये कबीलों का आकार बढ़ता चला गया और कई सारे कबीलों से मिलकर के बना जन, जन से मिलकर के बना जनपद और कई सारे जनपदों से मिलकर के बना महाजनपद। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाई को ही महाजनपद के रूप में जाना जाता था। ये जो महाजनपद है, प्राचीन भारत में राज्य और प्रशासनिक इकाइयां जो होती थी उन्हें ही महाजनपद कहा जाता था। अब इन महाजनपदों का रेफरेंस कहाँ से मिलता है, यानी इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, थोड़ा वो देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है या महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद ये दिए गए हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। अब वो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी क्या थी और आधुनिक भारत में वो 16 महाजनपद जो थे वो आज के आधुनिक भारत में किन क्षेत्रों में पड़ते हैं, तो आज थोड़ा वही देखते हैं। चलिए, पहला महाजनपद है अंग। ये जो अंग है महाजनपद, इसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा, जो कि आज के बिहार के भागलपुर क्षेत्र में पड़ता है। भागलपुर और मुंगेर, बिहार में मुंगेर भी पड़ता है, ये बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा है मगध। मगध की राजधानी हुआ करती थी गिरिराज राजगृह, गिरिराज को राजगृह भी कहा जाता था और पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है इसकी राजधानी मगध की राजधानी हुआ करती थी गिरिराज, जो कि फिलहाल हाल के टाइम में बिहार के पटना क्षेत्र में पड़ता है। तीसरा महाजनपद था काशी, जिसकी राजधानी हुआ करती थी वाराणसी और जो कि आज भी उत्तर प्रदेश में वाराणसी के नाम से ही जाना जाता है। काशी की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी और आज भी उत्तर प्रदेश में वाराणसी के नाम से ही ये जाना जाता है। अगला है, चौथा जनपद है महाजनपद है वत्स। वत्स की राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी, जो कि आज के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र में पड़ता है। पांचवा जो महाजनपद है वो है वज्जी की राजधानी हुआ करती थी वैशाली, जो कि आज के बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा क्षेत्र में पड़ता है। वज्जी की राजधानी हुआ करती थी वैशाली, जो कि आज के बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा क्षेत्र में पड़ता है। अगला है कौशल का आपने नाम भी सुना होगा। इसका जिक्र महाभारत के समय में भी किया जाता है। महाभारत अगर देखा हो तो महाभारत में भी जिक्र किया जाता है कौशल, नरेश वगैरह का। तो ये कौशल जो था इसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। उस समय कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या क्षेत्र में पड़ता है। आगे है अवंती। सातवां महाजनपद है अवंती की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन का नाम तो फेमस है, उज्जैन का नाम सुना भी होगा, जो कि आज के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पड़ता है। उज्जैन के नाम से भी इसे आज भी जाना जाता है, उज्जैन के नाम से भी। आठवां जो महाजनपद है वो है मल्ल की राजधानी हुआ करती थी कुशावती, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता है। मल्ल की राजधानी कुशावती हुआ करती थी, जो कि आज के उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता है। नौवां जो महाजनपद था वो था पंचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। पंचाल की राजधानी थी काम्पिल्य और जो कि आज के उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं क्षेत्र में
पड़ता है। आधुनिक भारत के उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं जिले में पड़ता है। 10वां जो महाजनपद था वो था चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती और आज के उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में ये पड़ता है। 11वां महाजनपद था कुरु। कुरु जो था, कुरु की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ, जिसे आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। कुरु का नाम महाभारत में बहुत देखने को मिलता है। तो कुरु जो महाजनपद हुआ करता था उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। उस समय की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि आज दिल्ली के नाम से जानी जाती है। हालांकि दिल्ली और हरियाणा का कुछ क्षेत्र भी इसमें आता है, तो इसीलिए ये दिल्ली क्षेत्र में पड़ता है। 12वां जो महाजनपद था वो था मत्स्य। मत्स्य की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर, जो कि हाल के राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में पड़ता है। 13वां जो महाजनपद था वो था कंबोज। कंबोज की राजधानी हुआ करती थी हाटक। कंबोज की राजधानी हुआ करती थी हाटक, जो कि आज के उत्तर प्रदेश के राजौरी में पड़ता है। 14वां जो महाजनपद था वो था शूरसेन। शूरसेन की राजधानी हुआ करती थी मथुरा, और जो आज भी मथुरा के नाम से ही जाना जाता है। शूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और मथुरा के नाम से ही आज भी जाना जाता है। 15वां महाजनपद था अशमक। अशमक जो था, अशमक की राजधानी हुआ करती थी पोटली और पोतनबी से कहा जाता था, जो कि गोदावरी नदी क्षेत्र में पड़ता है। ये गोदावरी नदी क्षेत्र में पड़ता है। अशमक महाजनपद था जिसकी राजधानी पोटली या पोतन हुआ करती थी, जो कि गोदावरी नदी क्षेत्र में पड़ता है, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अशमक, इसे याद रखेंगे, दक्षिण भारत का एकमात्र जो महाजनपद था वो अशमक था। आगे है गांधार। इसका भी महाभारत में जिक्र आपने सुना होगा, गांधार नरेश या गांधारी। तो गांधार का जिक्र हुआ है महाभारत में। तो गांधार जो है, गांधार की राजधानी उस समय की हुआ करती थी तक्षशिला, जो कि आज पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र में पड़ती है। गांधार 16वां महाजनपद था जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, जो कि आज पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर में पड़ता है। एक दो कुछ और पॉइंट इसमें से देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे ये जो वज्जी और जो ये मल महाजनपद है, ये वज्जी और ये मल, ये जो दो महाजनपद थे ये गणतंत्र थे। यानी ये जो दो महाजनपद हैं वज्जी और मल, यहाँ पर डेमोक्रेसी थी। इन दोनों को छोड़कर 16 में से दो ही ऐसे थे जहाँ डेमोक्रेसी थी। 16 में से जो बाकी के 14 थे उनमें डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यहाँ पर गणतंत्र था, डेमोक्रेसी थी, लेकिन वहाँ पर राजतंत्र था। जो बाकी 16 में से जो बाकी 14 बचते हैं वहाँ पर राजतंत्र था। आगे है मगध, कौशल और वत्स। ये 3 महाजनपद ऐसे थे जो सबसे विशाल जनपद थे। सबसे बड़े, सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली जो जनपद थे वो मगध, कौशल और वत्स महाजनपद सबसे विशाल महाजनपद थे। आगे है जो अशमक। मैंने यहाँ भी बताया कि अशमक जो है गोदावरी नदी क्षेत्र में पड़ता है, जिसकी राजधानी हुआ करती थी पोटली या पोतन, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कहा जाता है। तो ये थे वो 16 महाजनपद। महाजनपदों का उदय किस प्रकार हुआ, देखा हमने कि कबीले हुआ करते थे, कबीले से जन बना, यानी इस पर कबीले, कई सारे कबीले इकट्ठा होकर के उन्होंने जन का निर्माण किया। कई सारे जन मिलकर के जनपद बने और जनपद से मिलकर के महाजनपद बने। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पर आप आज के टाइम को भी ले सकते हैं। जैसे छोटे गांव होते हैं उस प्रकार कबीले हुआ करते थे। गांव से मिलकर के बनता था एक छोटा एक टाउन, एक कस्बा, और उन कस्बों से मिलकर के बना शहर या नगर, और उन नगरों से, कई सारे नगरों से मिलकर के बनता था राज्य, आज के उदाहरण के तौर पे। उसी प्रकार कबीले से जन और जन से जनपद और महाजनपद बन के तैयार हुए। तो ये था महाजनपद। 16 महाजनपद कौन कौन से हैं इन्हें याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।